हेलो बच्चों, ये आज हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का ये लास्ट क्लास है। और ऐसे नंबर बाय नंबर देखने जाएं तो ये चौथा क्लास है। कौन सी क्लास है? चौथा क्लास है। इसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के जो प्रकार है उसी को पढ़ेंगे ऑक्सीजन के आधार पर। किस आधार पर पढ़ेंगे? ऑक्सीजन के आधार पर। हम लोगों ने पिछली क्लास में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के मेन जो प्रकार होते हैं, मुख्य प्रकार, उसको अच्छा से समझे, डिटेल्स बाय अच्छा से क्लियर भी किए। उसमें हम लोग देखे थे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, और साथ में ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, ये सभी अच्छा से क्लियर किए। इसमें हम लोग जानेंगे ऑक्सीजन के वृद्धि और योग वृद्धि और ह्रास के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो चलो शुरू करते हैं। ऑक्सीजन के योग मतलब वृद्धि, ठीक, एवं ह्रास मतलब कमी के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने हैं? एक है उपचयन, दूसरा है अपचयन। दूसरा क्या है? अपचयन। उप का मतलब होता है वृद्धि होगा। इसमें क्या होगा? उप का मतलब क्या होता है? वृद्धि। यहां लिख देते हैं। उप मतलब हमेशा याद रखना, उप में वृद्धि होगा। क्या होगा? वृद्धि। और अप जब लग गया इसका मतलब इसमें कमी होगा। क्या होगा? कमी, ठीक। उपचयन अभिक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इसको कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, इसमें ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, वृद्धि होगा, डेशन मतलब ऐड होगा, ठीक। अपने दिमाग से कुछ भी लगा के किसी तरह से उसको याद रखो, ये क्वेश्चन आते। ये भी दिमाग में रखना कि उप लग गया मतलब वृद्धि होगा, अप मतलब कम होगा, ठीक। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं एग्जाम्पल के हिसाब से। एग्जाम्पल लेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले उपचयन में क्या होगा? ऑक्सीजन की वृद्धि। यहाँ O2 क्या है? ऑक्सीजन है। और ये अपचयन में क्या है? इसमें होगा ऑक्सीजन की कमी मतलब ह्रास। कमी को ह्रास भी बोलते। क्या बोलते हैं? ह्रास मतलब कमी, ठीक। तो एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं। सबसे पहला एग्जांपल लेते हम लोग कॉपर का। जब कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में लोग हीट करेंगे, गर्म करेंगे, उष्मा देते हैं, ठीक। ये क्या होगा? कॉपर ऑक्साइड। अब यहां ध्यान दो, इसमें जो कॉपर है ये अकेले था पहले, लेकिन जैसे अभिक्रिया कंप्लीट हुआ इस कॉपर के साथ ऑक्सीजन आ गया, मतलब इस कॉपर में ऑक्सीजन की क्या हो गया? वृद्धि हो गया, वृद्धि। इसका मतलब यहाँ जो Cu है, ये Cu यही यहाँ पर उपचयित हुआ है। क्या हुआ है? उपचयित। Cu क्या हुआ यहाँ पर? उपचयित, उपचयन, Cu उपचयित। ठीक। और यहाँ पर Cu क्या हुआ? उपचयित हुआ। इसलिए हम इस अभिक्रिया को कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। क्या कहेंगे इसको? उपचयन अभिक्रिया, ठीक। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। जो हम लोग शुरू में, जब हम लोग चैप्टर शुरू किए थे, तो शुरू में ही हम लोग देखे थे मैग्नीशियम रिबन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन। मैग्नीशियम रिबन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन। उसमें हम लोग क्या जाने थे कि मैग्नीशियम जो है उसको जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो सफेद लो मतलब एकदम व्हाइट कलर का आग निकलेगा और वो जलेगा, और जल कर वो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड चूरा बन जाता है। क्या बन जाता है? चूरा। तो उसको भी देख लेते। मैग्नीशियम का ऑक्सीजन में दहन, इसमें भी क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। समीकरण को संतुलित कर लेते, इसको भी संतुलित कर लेंगे,
ठीक, ये मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाएं क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर बताओ किस तत्व का उपचयन हुआ है, किस तत्व का उपचयन हुआ है, तो मैग्नीशियम तत्व का उपचयन हुआ। किसका, मैग्नीशियम का उपचयन हुआ। ठीक, कब, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद। इसको क्वेश्चन यहाँ, समझ में आया कि नहीं। इसका मतलब होता है कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया में जिस तत्व का, या तो इस ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी तत्व का ऑक्सीजन ऐड हो जाए, किसी भी तत्व में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो हम उस तत्व को कहेंगे उपचयन हो गया। क्या हो गया, उपचयन। अब हम लोग अपचयन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, उपचयन तो क्लियर हो गया, उपचयन में जाते ताम झाम तो है नहीं, आसानी से समझ के कि ऑक्सीजन बढ़ेगा जिस तत्व का, हम बोलेंगे वह तत्व उपचयन हो गया। हम क्या बोलेंगे कि वह तत्व उपचयन हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया। अब हम लोग पढ़ेंगे अपचयन। क्या पढ़ेंगे, अपचयन। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी। इसमें अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन की कमी होगा। कमी मतलब ह्रास, क्षति। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं, वही क्या लिखे, कॉपर ऑक्साइड। जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये कॉपर अलग हो जाएगा और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल बना लेगा। क्या बना लेगा, जल, H2O बन जाएगा। ठीक, इसमें क्या हुआ, ये कॉपर के साथ पहले से ऑक्सीजन थे, पर जैसे अभिक्रिया कंप्लीट हो गया, ये इस कॉपर में ऑक्सीजन जो था वो हट गया, ऑक्सीजन कम हो गया। इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो कॉपर है ये क्या हो गया, अपचयन हो गया। क्या हो गया, अपचयन। किसका अपचयन हुआ, कॉपर का। किसका, कॉपर का। ठीक, इस समीकरण को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसमें कॉपर का अपचयन हुआ है, कॉपर का क्या हुआ है, अपचयन। लेकिन ऑक्सीजन का क्या हो गया, उपचयन। क्या हुआ है, उपचयन। उपचयन मतलब कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, वृद्धि हो गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस हाइड्रोजन का उपचयन हुआ। मतलब ये जो रासायनिक अभिक्रिया हम दिखा रहे हैं ना, इसमें दोनों हुआ है, अपचयन भी हुआ है और उपचयन भी हुआ है। अब हम लोग दोनों को मिला के एक अभिक्रिया को पढ़ेंगे जिसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया, जो एकदम एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अभिक्रिया। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अब रेडॉक्स अभिक्रिया। किसको पढ़ेंगे, रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन, इसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं हिंदी में। और हिंदी में इसका ओरिजिनल जो नाम होगा वो अपचयन उपचयन होगा। क्या होगा, अपचयन उपचयन अभिक्रिया। ठीक, अपचयन उपचयन अभिक्रिया। अब दिखाते हैं कैसे ये नाम आया, थोड़ा सा ध्यान दो। जब हम अपचयन का इंग्लिश में नाम देखेंगे क्या हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन। और जब उपचयन को देख रहे थे किससे नाम हो रहा है, एक तरह से इसका इंग्लिश में नाम क्या है, ऑक्सीडेशन। तो इसमें RE ले लिया है और ID रेड हो गया, और इसमें OX ले लिया था, रेडॉक्स बन गया। क्या बन गया, रेडॉक्स। इस नाम से इसको आप रख सकते हैं, समझ में कि नहीं। अपचयन में रिडक्शन है और उपचयन में ऑक्सीडेशन है। तो इसमें रेड ले लिया, इसमें ऑक्स ले लिया था, रेडॉक्स। ठीक है, रेडॉक्स क्लियर हो गया। तो हम क्या इसमें समझेंगे कि एक तत्व का, इसमें एक तत्व का उपचयन होगा, पहले अपचयन लेते हैं, एक तत्व का अपचयन होगा। क्या होगा, और दूसरा तत्व का उपचयन होगा। क्या होगा, उपचयन। मतलब एक तत्व में ऑक्सीजन कम होगा, अपचयन मतलब कम होगा, और एक तत्व में ऑक्सीजन उपचयन होगा, मतलब ऑक्सीजन बढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं। अच्छा से एग्जांपल लेके समझते हैं। एग्जांपल उसी को लेंगे, कॉपर वाला। कॉपर ऑक्साइड को
हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराए थे, क्या बना था, कॉपर अलग हो गया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल का निर्माण किया। ठीक, इससे हम ध्यान देते हैं तो किसका अपचयन हुआ है, अपचयन हुआ कॉपर का। ये कॉपर क्या हो गया, अपचयन। ठीक, उपचयन किसका हुआ है, ऑक्सीजन का। किसका, ऑक्सीजन का। देखो ये ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, इस गलत बोल रहे हैं, ऑक्सीजन ही हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है। ठीक है, ये हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है, अभिक्रिया के पहले अभिकारक के रूप में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, पर जैसे अभिक्रिया कंप्लीट हुआ इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आ गया। क्या गया, यानी ऑक्सीजन का योग हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो क्या हो गया, उपचयन हो गया। क्या हो गया, उपचयन। समझ में कि नहीं, रिडक्शन, ई हो गया रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन। क्या है, ऑक्सीडेशन हो गया। तो हम अच्छा से लिख देंगे यहाँ पर कि Cu का क्या, Cu का रिडक्शन हुआ, रिडक्शन, और H2 का ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया, ये चैप्टर यहीं तक है, ये खत्म हो गया। नहीं, गलत गलत, ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो हम लोग इसके प्रभाव को देखेंगे। अपचयन नहीं, उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव देखेंगे। आखिर हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव क्या है, ये भी तो जानना है, समझना कि नहीं। तो हम इसके प्रभाव को देखेंगे, लेकिन जो अभिक्रिया के टाइप्स है, अभिक्रिया के जो प्रकार है, वो यहीं तक है, खत्म हो गया। समझना कि नहीं, प्रभाव। चलो, क्या तुम लोगों को थोड़ा बहुत दिमाग में है उपचयन के प्रभाव, नहीं तो हम बताते, चलो देखते हैं। उपचयन के प्रभाव में दो उपचयन के प्रभाव हम लोग मेन देखेंगे। पहला है संचारण, पहला क्या है, संचारण, और दूसरा है वक्रित गंधिता। ठीक, संचारण, इसको कोरोजन बोलते हैं, CO RR, कोरोजन। ठीक, और दूसरा है वक्रित, विकृत होता है, विकृत गंधिता। इसमें नाम एक चीज दिखता हुआ, गंध। ठीक है, इस नाम से भी इसको समझेंगे, गंधिता क्या है। ठीक, विकृत गंधिता क्या है, इसका इंग्लिश में है रनसीडीटी, रनसीडीटी। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम किसको देखेंगे, संचारण को। संचारण इस चैप्टर में थोड़ा बहुत सिर्फ संचारण का मतलब जानेंगे। अच्छा से संचारण जो है हम लोग धातु वाला चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, इसमें हम लोग सिर्फ जानते हैं संचारण है आखिर क्या। संचारण क्या होता है, ये धातुओं में होता है। किसमें होता है, धातु में। जब धातुएं हवा के संपर्क में आता है ना, तो अपने आप को ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है, और अभिक्रिया करके अपना ही क्षति करता है। अपना क्षति क्या करता है, वह धातु और ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, धातु और ऑक्साइड। समझा कि नहीं? जिस कारण से देखे होंगे लोहे आसपास, हमारे घरों के आसपास जो लोहे होते हैं उस पर जंग चढ़ जाते हैं। वो लोहा जो है उसी का रूप है जंग, वो ऑक्सीजन के साथ मिलके उस प्रकार का जंग का निर्माण किया है। सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। समझ में कि नहीं, हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ इतना जान लो कि संचारण में क्या होता है, धातुएं संचरित होते, यानी धातुओं का अंश जो है क्षरित होता है। ठीक, संचारण क्या होता है, संचारण क्रिया क्या है, बताते हैं कि धातुएं नमी के संपर्क में आने पर ऑक्साइड में चेंजिंग होने लगता है। नमी के संपर्क में आने पर ऑक्साइड के रूप में संचारित होने लगते हैं। ठीक, अच्छा बताओ अभी हम क्या बताए
ऑक्साइड के रूप में संचारित होने लगते। मतलब क्या, धातुओं में ऑक्सीजन का वृद्धि होने लगता है, अर्थात धातुएं उपचयन होने लगते हैं। समझ आया कि नहीं? एक अभिक्रिया का समीकरण, एक समीकरण लिख के दिखाते हैं। जैसे आयरन लेते हैं, आयरन, ठीक। जब आयरन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये क्या बनेगा? आयरन ऑक्साइड, लो ऑक्साइड, Fe2O3 बन जाएगा, ठीक। 2O3। सूत्र ऐसे क्या होगा पता नहीं, इससे हमको थोड़ा डाउट लग रहा है, लेकिन हम कुछ अन्य लेते हैं। जैसे कॉपर का लिए थे, कॉपर ऑक्साइड को जब हम गर्म किए थे कॉपर ऑक्साइड बना था। क्या बना? कॉपर ऑक्सीजन के साथ कॉपर ऑक्साइड बना, ठीक। इसको छोड़ दो, थोड़ा दिक्कत लगा, ठीक। दिमाग में दही नहीं जमाओ, खत्म करो इसको। इसका मतलब क्या हुआ? संचरण में धातुएं संचरित होता है। क्या होता है? संचरित। अब ये संचरित होने के लिए क्या क्या चाहिए? परिस्थितियां क्या मिलेगा तब संचरित होगा? परिस्थितियां। परिस्थितियां क्या क्या चाहिए? जिसको हम लोग कंडीशंस बोलते हैं, कंडीशंस, ठीक। क्या क्या चाहिए? परिस्थितियां। दो परिस्थितियां चाहिए। कितना परिस्थितियां चाहिए? पहला परिस्थिति होना चाहिए नमी। नमी मतलब ऑक्सीजन, और नमी मतलब जल, जल की उपस्थिति, नमी की उपस्थिति, ठीक। और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति। मतलब दो चीज मिल जाएगा ना तो संचलित होना तय है। पहला क्या? नमी मतलब जल, जल के संपर्क में कोई भी धातु आएंगे तो संचलित होंगे। दूसरा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन मतलब वायु, ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? वायु। आप जान भी करते हैं, धातु को तो बाहर फेंकिए रहते हैं। अब जानेंगे हम लोग विकृत गंधिता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको अच्छा से समझेंगे। गंधिता, विकृत गंधिता, इसको इंग्लिश में रनसीडिटी बोलेंगे, ठीक है। लिखते उपचयित भोज्य पदार्थ विकृत गंधित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उपचयित भोज्य पदार्थ विकृत गंधी हो जाते, ठीक, जाते हैं और उसका स्वाद, स्वाद और गंध बदल जा, ठीक, बदल जाते। मतलब समझ में आया? यानी जब कोई भोज्य पदार्थ, भोजन खराब हो जाता है, इसका मतलब हुआ कि उस भोजन में O2 यानी ऑक्सीजन ने काम कर दिया। हम क्या बोलेंगे? भोज्य पदार्थ का विकृत गंधित क्या हम समझेंगे? शॉर्टकट में इसे समझ सकते हैं। भोज्य पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, O2 की वृद्धि, और वृद्धि के कारण से भोज्य पदार्थ क्या हो गया? रनसेडिटी हो गया, ठीक है, मतलब बासी हो गया, ठीक। और बासी होने पर उसका स्वाद क्या हो गया? स्वाद और गंध बदल गया, ठीक। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, गर्मी के दिन में भोजन का खराब होना। गर्मी के दिन में भोजन का खराब होना, भोजन का खराब होना, ठीक। अब समझ आ गया ना भोजन क्यों खराब होता है? क्योंकि उस भोजन में कौन काम करता है? ऑक्सीजन। अब हम लोग देखेंगे कि विकृत गंधिता से कैसे बचा सकते हैं, या भोजन जो उपचयित हो जाते हैं हम उसको रोकने का प्रयास करेंगे। मतलब एक तरह से समझो कि हम उपचयन से बचने के उपाय ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? उपाय। तो हम लोग खतरनाक है ना, ढूंढ भी लेंगे। चलो ढूंढते हैं।
यह तो समझ में आ गया ना, भोज्य पदार्थ में क्या होगा, ऑक्सीजन की वृद्धि होगा, यानी ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे भोज्य पदार्थ रहेगा वह खराब हो जाता है, यानी एसिडिटी हो जाता है और उसका स्वाद और गंध बदल जाता है। एग्जाम्पल सबसे अच्छा कि गर्मी के दिनों में भोजन का खराब होना। ठीक, बचाव आखिर क्या है? पहला बचाव है कि हम कोई प्रतिऑक्सी कारक का उपयोग करेंगे। प्रतिऑक्सी कारक का उपयोग, समझ में आया? अब यहाँ किसी को समझ में शायद ये नहीं आया होगा प्रतिऑक्सी कारक है क्या। तो प्रतिऑक्सी कारक हम उसको कहेंगे जो ऑक्सीजन को दूर करके रखेगा। ठीक, क्या करके रखेगा? दूर, ऑक्सीजन को आने ना देगा। ठीक, तो प्रतिऑक्सी कारक का सबसे अच्छा एग्जांपल है नाइट्रोजन। क्या? नाइट्रोजन। ये इन क्या है? नाइट्रोजन लिख देते हैं, नाइट्रोजन गैस। प्रतिऑक्सी कारक का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या देखिए? नाइट्रोजन गैस। ठीक, दूसरा बचाव हम कर सकते हैं वायुरोधी या वायुरोधी। समझ में? वायुरोधी मतलब भोज्य पदार्थ को ढक के रखो, हवा न लगने देंगे। ठीक, वायुरोधी बर्तन का उपयोग। ठीक, का उपयोग, वायुरोधी बर्तन का उपयोग मतलब समझ आया ना कि हम जैसे मान लो कोई भोज्य पदार्थ, चॉकलेट उकलेट सब बहुत सारा भोज्य पदार्थ हमने देखे होंगे कि पैकेट में बंद है, पैकेट में उसको बंद करके रखते हैं ताकि वह क्या ना हो, वकृत गंधित ना हो। ठीक, मतलब वह उपसेचित ना हो। तो ये दो मेन है जो जिसके माध्यम से बचाव कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है दिखाते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बनता है कि चिप्स की पैकेट में, चिप्स जो चिप्स हम लोग खाते हैं कुरकुरे, चिप्स के थैली में कौन सा गैस भरा रहता है? कौन सा गैस भरा रहता है? अब यहां बताओ कौन सा गैस भरा रहता है? हमें ऐसा से पता है कि चिप्स में क्या, चिप्स होते क्या? भोज्य पदार्थ है, और भोज्य पदार्थ को हमें किससे बचाना है? ऑक्सीजन से बचाना है। ऑक्सीजन से बचाने का सबसे अच्छा एग्जांपल है कि हम प्रतिऑक्सी कारक का उपयोग करेंगे। इसका मतलब नाइट्रोजन गैस भरा रहेगा। कौन सा गैस भरा रहेगा? नाइट्रोजन गैस। ठीक, चिप्स के थैलियों में कौन सा गैस भरा रहता है? नाइट्रोजन। पूछे क्यों? तो बता देना, उपचयन ना हो इसलिए। समझा कि नहीं? मतलब ऐसे लिखना पड़ेगा, उसमें लिखना पड़ता है क्वेश्चन जो हम पीडीएफ बना के दें उसमें अच्छा से। इसका पीडीएफ कहाँ पर है? क्वेश्चन तो कराएंगे नहीं हम, क्वेश्चन कराएंगे तो हम उसका पीडीएफ भी देंगे। ठीक, हाँ, तो मान लो कोई पूछे कि चिप्स के थैलियों में नाइट्रोजन गैस क्यों भर के रखते हैं, तो बोल देना चाहिए हमें कि वह भोज्य पदार्थ यानी चिप्स जो है वह उपचयन ना हो, ऑक्सीजन के साथ संपर्क बनाकर वह उपचयित ना हो, इसलिए हम प्रतिऑक्सी यानी नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। समझ में आया कि नहीं? ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। समझा कि नहीं? ये वकील गणिता, इसको अच्छा से जानो और जितना पीछे बताए उसको अच्छा से रिविजन करो, नोट्स बारीकी से तैयार करते हुए आगे बढ़ो और हमें याद करते हुए आगे भी बढ़ना है। ठीक है ना? याद करके सब, जब हमें पूरा अच्छा से याद करेंगे तो पूरा चैप्टर एकदम घूमेगा दिमाग और मजा भी आता है। चैप्टर को अच्छा से याद करने के बाद बहुत इंटरेस्ट लगता है। हम बताना चाहते हैं कि पीछे क्लासों में कुछ कुछ पॉइंट्स जो हमसे छूट गया है, हम उसको इस लास्ट क्लास में हम खत्म कर देते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर को एकदम पूरी तरह से समाप्त करते हैं। ठीक, चलिए हम पॉइंट को बताते हैं जो छूट गया है। सबसे पहला जो बात है वो हम बताए थे कि जो रासायनिक अभिक्रिया में जो तीर होता है इसके ऊपर उत्प्रेरक होते हैं, हम ये बताए। लेकिन रियल बताते हैं ये उत्प्रेरक भी हम इसको परिस्थिति में बोलेंगे। किसमें बोलेंगे? परिस्थितियां में रखेंगे इसको। ठीक, हाँ, एक चीज याद रखो कि उत्प्रेरक हम तब बोलेंगे जब अभिक्रिया केवल किसी तत्व के माध्यम से हुआ, यानी वह तत्व कुछ चेंजिंग ना हो, सिर्फ वह अभिक्रिया कराएगा, तत्व आके कराएगा। इसका मतलब जब कोई भी अभिक्रिया रहे, मतलब
थोड़ा सा समझो, जब कोई भी अभिक्रिया में कारकों को प्रेरित करेगा, उत्प्रेरक मतलब प्रेरित करके उत्पादन का निर्माण कराएगा, ठीक, तब हम उसको उत्प्रेरक बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं? और परिस्थितियां में हम लोग का दाब ताप सब रहेगा, ठीक, दाब भी रहेंगे, ताप भी रहेंगे और उत्प्रेरक भी रहेंगे। इसको अच्छा से नोट्स कर लो, ठीक। ऐसे हम जो नोट्स दिए हैं उसमें अच्छा से बताएं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंस क्वेश्चन जहां से बनते हैं उसको हम कुछ छोड़ दिए थे या हमसे छूट गया था, उसको बता देते, ठीक। पहला है पॉइंट, एक है कैल्शियम कार्बोनेट का तापन करके हम क्या बनाए थे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, है कि नहीं? ये लोग अच्छे से जानते थे, हम लोग पढ़े भी थे, कहाँ पढ़े थे, उसमें वियोजन में पढ़े थे। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये क्या है, चूना पत्थर है, क्या है, चूना पत्थर है। हम लोग इतना तो जानते ही होंगे कि सीमेंट बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, सीमेंट की फैक्ट्री में किसका उपयोग सबसे ज्यादा होता है, तो लिखते हैं सीमेंट बनाने में चूना पत्थर का उपयोग होता है, ठीक, का उपयोग होता है। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि इस प्रकार का, यानी एक तरह से ये जो अभिक्रिया दिए हैं, इस अभिक्रिया का उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है। कहां पर होता है, सीमेंट उद्योग में होता है, ठीक, में होता है। नोट्स अच्छा से दिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट था प्रकाश वियोजन में। प्रकाश वियोजन में क्या हमने देखे थे, सिल्वर क्लोराइड AgCl क्या बना था, Ag प्लस Cl2 बना था कि नहीं। सिल्वर क्लोराइड ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो गया था, सिल्वर और क्लोराइड हो गया था। और इसमें हम लोग जाने थे कि ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये किस रंग का होता है, सफेद रंग का ना, हाँ सफेद रंग का था। और सफेद जब ये वास्तविक है, जब अभिक्रिया कंप्लीट होता है सूर्य के प्रकाश में छोड़ देते हैं, तो जब ये Ag और Cl अलग अलग हो जाते हैं तो ये धूसर रंग का हो जाता है। किस रंग का होता है, धूसर रंग। यहाँ पर पूछा भी जाता है कि सिल्वर क्लोराइड को सूर्य की उपस्थिति में रख देने पर किस रंग का हो जाता है, धूसर रंग, ठीक। हाँ तो इसी में पूछा जाता है, हाँ तो इसी में इस समीकरण का उपयोग पूछता है, क्या पूछता है, उपयोग कहाँ होता है, श्याम सफेद फोटोग्राफी में, श्याम सफेद फोटोग्राफी में। आखिर श्याम सफेद फोटोग्राफी क्या है, ब्लैक व्हाइट फोटो, ब्लैक व्हाइट WHI, ठीक, ब्लैक व्हाइट फोटो, जिसमें हम लोग इस श्याम सफेद फोटोग्राफी में, इस श्याम सफेद फोटोग्राफी में 3 रंग का उपयोग ज्यादातर होता है। पहला क्या है, सफेद, दूसरा वो श्याम, पहले ना श्याम मतलब काला होता है, अच्छा को कहते हैं सफेद, फिर काला यानी ब्लैक, और एक ज्यादा होता है ग्रे जान भी करता हूँ। इन 3 रंगों का उपयोग होता है श्याम सफेद फोटोग्राफी, मतलब श्याम मतलब काला, सफेद फोटोग्राफी जानते हैं, ठीक। तो पूछा जाता है ऐसे कि श्याम सफेद फोटोग्राफी में किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, क्या बोलना है, प्रकाश वियोजन, ठीक। तो ये हम लोग का क्लास का अंतिम पॉइंट था जो कि पूरी तरह से खत्म किए और बहुत ही बेहतर ढंग से खत्म किए, समझ में आया कि नहीं। अब हम लोग का जो चैप्टर रहेगा, अगला चैप्टर वह है अम्ल क्षारक एवं लवण। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अम्ल क्षारक एवं लवण के साथ।